हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सक्सेस नेत्रा। और आज जो है हमारा रहने वाला है इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 42। इसमें हम आज देखने वाले हैं इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि भारत की जो आधारभूत संरचना है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होता है और उसका क्या रोल होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। सेकंड हम देखेंगे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, वो कौन कौन से हम कंसिडर करते हैं। लाइक आपका सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये सब चीज़ क्या होती है ये हम देखने वाले हैं। इसके बाद में देखेंगे जो इंडिया की ग्रोथ के अंदर जो इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो क्या क्या होती है। देन हम देखेंगे कि जो इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका करंट स्टेटस क्या है, आज के समय में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है वो क्या क्या है ये हम देखने वाले हैं। और इसके बाद में इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो मेजर चैलेंजेस हैं वो क्या क्या होते हैं ये हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर, हर जगह हमारा सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशन है उनको डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम एक जो कोई भी किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसकी हम लाइफलाइन के रूप में बोलते हैं। और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक ह्यूमन बॉडी, एक मानव शरीर के लिए इतना प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है ना उसकी ग्रोथ के लिए, उतना ही एक किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रिक्वायरमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, एक सेट होता है बेसिक फैसिलिटीज, यानी किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उस इकोनॉमी के अंदर एक बेसिक फैसिलिटीज का जो सेट होता है जिसके अंदर हम कंसीडर करते हैं आपका एनर्जी सेक्टर को, आपका इरिगेशन यानी सिंचाई सेक्टर को, आपका रोड, रेलवे, एयरलाइंस, पोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस, यानी कि ऐसी चीज जिनके द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और जो आपकी इकोनॉमी के अंदर एक ग्रोथ के अंदर एक बेटर रोल प्ले करते हैं। तो उन बेसिक नेसेसिटीज का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ये नहीं है सिर्फ कि आपका टेरिटरी यानी कि जो आपका सर्विस सेक्टर है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, या फिर आपका जो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ये आपका तीनों सेक्टर, जो आपकी इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, आपका प्राइमरी सेक्टर, आपका सेकेंडरी सेक्टर एंड आपका टेरिटरी यानी कि सर्विस सेक्टर, तीनों की ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे हम देख लेते हैं, अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें जिसके अंदर हम कंसिडर करते हैं आपका एग्रीकल्चर, तो उसके अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हमारे पास में इरीगेशन फैसिलिटी अगर अच्छी होगी तो देन हमारी जो हमारा इरीगेशन को लेकर यानी सिंचाई को लेकर अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, या फिर हमारी जो सिंचाई है, या फिर हमारी कंट्री के अंदर जो नहरों है, जो कैनाल सिस्टम है वो अच्छा होगा, देन हमारी कंट्री के अंदर जो इरिगेशन है वो अच्छा होगा, हम अपनी जो लैंड है वो अधिक फर्टाइल हो सकेगी, उससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। देन ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर हो गया। अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अगर हमारे पास में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर रोड होगा, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होगा, देन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी बूस्ट करेगा। और अगर हम बात करें टेरिटरी यानी कि जो सर्विस सेक्टर है कंप्लीटली बेस्ड होता है वो टेलीकम्युनिकेशन पे एक तरह से। अगर हमारे पास में बेटर इंटरनेट फैसिलिटी होगी, बेटर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी होगी, देन हमारा जो टेरिटरी सेक्टर है वो भी आपका सर्विस सेक्टर है वो भी आपका ग्रोथ करेगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तीनों सेक्टर की ग्रोथ में आपका एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। होपफुली आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा। अब देख लेते हैं जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितने टाइप का होता है। बेसिकली 6 से 7 टाइप हम इसके कंसिडर करते हैं। पहले हम बात करते हैं आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम उन चीज़ों उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस बुनियादी ढांचे को हम कवर करते हैं जो किसी भी कंट्री की सोसाइटी के लिए, उसके समाज के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है, जो फाउंडेशनल जो सर्विसेज है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यानी किसी भी समाज को अगर हमको अच्छे लेवल पे ग्रो करना है तो उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, सोशल सेक्टर के हमारी कंट्री एक अच्छा परफॉर्म करे तो उसको हम बोलते हैं आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक इसके अंदर हमारा हाउसिंग फॉर ऑल आ जाता है, आपका हेल्थ सिस्टम आ जाता है, आपका हॉस्पिटल आ जाता है, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ जाता है, और आपका ट्रांसपोर्टेशन आपका आ जाता है सोशल सेक्टर। यानी जो सोशल सेक्टर की ग्रोथ के लिए इसेंशियल चीज़ें हैं उसको हम कंसिडर करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम उस सेट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज को कंसिडर करते हैं जो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट अप करने के लिए, उसके अंदर जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और जो हम
जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका एक बेटर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, वो कंट्री के हर एक क्षेत्र तक पहुंच सके। तो उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसके अंदर रोड आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा, एयरवेज आ जाएगा, पोर्ट्स आ जाएगा, आपका पावर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, आपको टेली कम्युनिकेशन आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो है, इसको बेसिकली हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसके अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है वो मेन कंपोनेंट होता है, यानी कि जो आपकी मानव शक्ति है, मानव जो है एक, वो इसके अंदर मेन रोल प्ले करता है। और इसके अंदर में मेन चीज़ क्या होता है, ये आपका सर्विस सेक्टर के अंदर में कंसिडर किया जाता है, यानी कि हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको जो इसेंशियल सर्विसेज है उनको प्रोवाइड कराने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपका हेल्थ केयर के अंदर अगर हम कंसिडर करें, जैसे डॉक्टर आपका हो गया, तो अगर हमारे पास में अच्छे डॉक्टर होंगे एंड एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर में डॉक्टर होंगे, तो देन हम जो है अपने जो सिटीजन्स हैं उनको एक बेटर हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड कर सकें। अगर हमारे पास में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक वगैरह अगर हमारे अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके अंदर जो एम्प्लॉय है वो एक वेल एजुकेटेड एंड स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, अगर वो अच्छी प्रकार से वर्क कर रहे हैं, हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एक बेटर ग्रोथ के साथ में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज हैं उनको अच्छी लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाए, आपका लॉ इन्फोर्समेंट होगा, हमारे देश के अंदर जो कानून है, जो कानून हमारे अंदर देश के अंदर अगर अच्छा होगा, उसको अच्छे तरीके से अगर हम इन्फोर्स किया जाएगा, तो हमारी कंट्री के अंदर जैसे आपका क्राइम रेशियो है वो कम होगा, आपका एजुकेशन सिस्टम हो गया, आपका ये सब चीज़ें, यानी कि जो ऐसी चीज़ें जिनको हम फिजिकल फॉर्म के अंदर नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो आपका एक अगर हम बात करें एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में कंसिडर किया जाता है। आप होपफुली आपको जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपको क्लियर हो गया, यानी कि इसेंशियल सर्विस जो ह्यूमन पावर के थ्रू में प्रोवाइड कराई जाती है किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर में हो डॉक्टर के द्वारा, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के रूप में हो, चाहे किसी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम या फिर लॉ इन्फोर्समेंट के रूप में हो। होपफुली आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सेम यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में भी टाइप कर दिया है। अब देख लेते हैं कि आपका जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फिजिकल फॉर्म होती है, यानी कि जो आधारभूत ढांचा है उसकी जो फिजिकल फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये किसी भी कंट्री को, किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस कंट्री की जो के अंदर अगर हमको इस इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल आपका डेवलपमेंट करना है, औद्योगिक विकास अगर हमको करना है, उस कंट्री को रन करना है, देन वो हम कंसिडर करते हैं आपके हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जैसे आपका हो गया रोड, इसके अंदर में आ जाएगा, आपका हाईवे इसके अंदर में आ जाएगा, आपका ब्रिज इसके अंदर में आ जाएगा, पोर्ट इसके अंदर में आ जाएगा, एयरपोर्ट इसके अंदर में आ जाएगा, व्हीकल्स इसके अंदर में आ जाएंगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, ऑयल रिफाइनरी इसके अंदर में आ जाएगी, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस और वो सब चीज़ आपका यूज की जाती है, वो सब इस चीज़ के अंदर में आ जाता है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में। अगर हम बात करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि जो आपका ग्रामीण क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर में हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, जैसे आपका जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं उनको, जो आपका डैम्स है जिनसे हम इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं गांव में, वो सब चीज़ें, आपका जो गांव का जो कैनाल सिस्टम है इरिगेशन के लिए, जो सिंचाई के लिए जो नहरें बनाई गई हैं नदी, उनका हम इसमें कंसिडर करते हैं। आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है गाँव के अंदर, जो आपका रूरल हाउसिंग है उसको कंसिडर करते हैं, जो आपके वाटर की फैसिलिटीज़ हैं ग्रामीण इलाके में उसको हम कंसिडर करते हैं, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली हम पहुँचा रहे हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसको हम बात करते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है उसको हम कंसिडर करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जो हमारे कंट्री के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कंसिडर करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में। और अगर हम बात करते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसके अंदर में हम कंसिडर करते हैं ऐसी चीज़ें जो हमारी कंट्री के जो अर्बन सोसाइटी है उसको डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका सिटी के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया, आपका सिटी के अंदर जो बस वगैरह चलती है, आपका सिटी के अंदर पावर सप्लाई हो गया, आपका सीवरेज सिस्टम हो गया, आपका वाटर सप्लाई हो गया सिटी के अंदर, कम्युनिकेशन हो गया, आपका नेटवर्क सर्विसेज होगा, तो ये सब चीज़ हम कंसिडर करते हैं आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। होपफुली आपको हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप आपके होते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। अब बात करते हैं आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपकी उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर हमारे पास में जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारे कंट्री के अंदर में जो आपका आधारभूत ढांचा है वो अच्छा होगा, तो वो ना कि केवल हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको फास्ट करने में हेल्प करेगा, बल्कि वो हमारी कंट्री के अंदर में जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, यानी कि एक सार्वभौमिक जो ग्रोथ होता है आपकी, उसमें भी हेल्प करता है। जैसे आपका पुअर्टी एलिवेशन में हेल्प करता है, आपका जो इनकम डिस्पैरिटी होती है, जो आपकी
जो आपकी आय है लोगों की उसके बीच में एक भिन्नता पाई जाती है, तो उसको भी कम करने में ये आपका हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है आपका, जैसे हम बात करते हैं अगर हमारी कंट्री के अंदर में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो अगर हमारी कंट्री दो कंसिडर करते हैं, आपका एक शहर है ए और एक शहर है आपका बी, तो उसमें क्या है कि बी शहर के अंदर अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और ए शहर के अंदर में आपका अच्छा नहीं, तो जितनी भी कंपनी है वो प्रेफर करेगी वो बी क्षेत्र, जो बी आपका शहर है उसके अंदर, बी सिटी है उसके अंदर में अपनी जो यूनिट्स वगैरह लगाए। तो इससे क्या होगा, जो बी शहर है उनके यहाँ पे रहने वाले लोगों के पास में अधिक रोजगार होगा, उनकी जो है वहाँ से गरीबी भी कम होगी, और कहीं ना कहीं इनके इसमें है कि इनके यहाँ के लोगों की इनकम भी अच्छी होगी। और जबकि ए क्षेत्र में जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना, तो वहाँ पे कोई यूनिट लगेगी, वहाँ के लोगों को जॉब भी कम मिलेगी और वहाँ के लोगों की इनकम भी कम होगी। तो इससे एक क्या हो गया कि हमारी इन दोनों के बीच में एक इनकम का एक डिस्पैरिटी हो जाती है। इन दोनों जगह पर रहने वाले लोगों की जो इनकम है उसके बीच में एक आपको असंतुलन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हमारी कंट्री के अंदर ए क्षेत्र है और बी क्षेत्र है, दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो देन क्या होगा कि ए के अंदर भी आपकी कुछ यूनिट लगेगी, बी के अंदर भी कुछ आपकी यूनिट लगेगी। कुछ कंपनी ए के अंदर में अपना सेटअप करेगी, कुछ बी के अंदर में, और दोनों जगह के लोगों को आपको रोजगार मिलेगा, दोनों के जगह के लोगों के लिए आपको पॉवर्टी एलिवेशन होगा, और हमारी कंट्री के अंदर जो आपकी इनकम को लेकर जो असंतुलन है वो भी आपको कम होता हुआ आपका दिखाई देगा। अब देख लेते हैं कि आपका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये हमारी जो कंट्री का इंडस्ट्री मतलब जो आपका औद्योगिक विकास है उसको भी ये बूस्टअप करने में हेल्प करता है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। और हमारे क्षेत्र के अंदर जो एमएसएमई सेक्टर है, यानी कि आपको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो आपके छोटे लघु और कुटीर जो आपके उद्योग हैं, मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, तो उसकी जो एफिशिएंसी है उनको भी इंक्रीज करने में ये आपका हेल्प करता है। और अगर हम बात करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपका इरिगेशन के रिगार्डिंग, आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बिजली पहुंचाई जाती है उसके रिगार्डिंग, आपका हाईवे हो गया, आपका रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, तो आपका जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है इसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हमारे पास में इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो तो उससे क्या होगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो अपनी जो जमीन है उसकी जो सोयल फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर पाएंगे, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ पाएगी। और अगर हमारे पास में हाईवे और रोड है वो अच्छा होंगे तो उससे क्या है कि जो अपने फार्मर्स हैं वो अपने उनका जो प्रोड्यूस है उसको शहरों में और आपके कस्बों में जाके बेच पाएंगे, जिससे उनको एक अच्छा उनका जो है प्राइस मिल पाएगा। तो उससे जो हमारे किसानों की जो इनकम है वो भी आपका बूस्टअप करने में हमको हेल्प मिलेगी। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो माइग्रेशन है उसको भी कम करता है, और जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी आपका इंक्रीज करता है। ये होता कैसे है कि जैसे मैंने आपको बताया 2 एग्जाम्पल, एक शहर ए एक शहर बी। अगर सिर्फ बी शहर के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो कंपनी प्रेफर करेगी कि बी शहर के अंदर ही हमको अपनी यूनिट सेटअप करनी है, लेकिन ए के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि अच्छा नहीं है, तो यहाँ के जो ए शहर के पास में ए शहर में रहने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, बी शहर की तरफ में माइग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर दोनों शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, दोनों जगह पे आपकी यूनिट लगेगी, तो जो ए शहर से लोग बी शहर की तरफ माइग्रेशन कर रहे थे वो आपका नहीं करेंगे। तो दोनों शहर के अंदर जॉब क्रिएशन होगी, और जॉब क्रिएशन होगी तो उनको इनकम अच्छी होगी, और जैसे जैसे इनकम अच्छी होगी तो हमारी कंट्री के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी आपका इंप्रूव होता हुआ आपको दिखाई देगा। 10 सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। अब देख लेते हैं कि आपका जो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका जो बिजनेस कॉस्ट है उसको भी ये रिड्यूस करता है, और आपका जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस करने में हेल्प करता है। बिजनेस कॉस्ट को कैसे ये आपका रिड्यूस करता है, मान के लिए आपको शहर ए से और शहर बी तक, शहर ए से आपका शहर बी तक आपको कोई भी मतलब गुड्स है, ये आपका पी गुड्स है, ये आपको शहर ए से शहर बी तक ले जाना है, और इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो आपकी अच्छी नहीं है, प्रॉपर आपका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कहीं ना कहीं आपका बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पे आपका जो कनेक्टिविटी है रेल के थ्रू या पोर्ट के थ्रू या कैसे भी आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है, तो देन आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था, सिर्फ हमने रोड को लेकर लिया है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी कंट्री के अंदर जो बिजनेस कॉस्ट है उसको ये बोल सकते हैं पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं, बिजनेस कॉस्ट को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करती है। और हमारी कंट्री के अंदर अगर बिजनेस कॉस्ट कम होगी तो हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेन एंटिटी है वो भी अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए एक तरह से इनकरेज होंगे। एंड आपका जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड है दोनों को बूस्टअप करने में ये हेल्प करता है। आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको कंट्री के अंदर में ये आने में मतलब एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। देन क्या है, अगर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मिलिट्री से के रिगार्डिंग या फिर डिफेंस के मिलिट्री और डिफेंस से रिलेटेड जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे हम बॉर्डर वगैरह पे जो आपका रोड वगैरह बनाते रहते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो हमारी कंट्री के जो एक नेशनल डिफेंस है उसको भी एक इसमें
पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं, मतलब हमारा जो नेशनल डिफेंस है वो एक पॉजिटिवली इससे इम्पैक्ट होता है कि हमारा नेशनल डिफेंस सिस्टम है वो अधिक आपको स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो उससे क्या है कि हम अपनी कंट्री के अंदर जो ट्रूप्स हैं, हमारे सैनिक हैं, और हमारे पास में एम्यूनेशंस है, जो हमारे पास में असला बारूद है, उसका हम ईजिली हम अपने बॉर्डर एरिया तक उसको पहुंचा सकते हैं। और गवर्नमेंट का इसी के साथ साथ में रेवेन्यू बढ़ाने में भी आपका हेल्प करता है, क्योंकि अगर हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी देन डेफिनेटली हमारा ट्रेड बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो आपकी कंट्री गवर्नमेंट है उसको आपको रेवेन्यू उसका बढ़ेगा, चाहे वो टैक्स की फॉर्म में मान लो आप, चाहे आप किसी भी फॉर्म में उसको मान लो, वो आपका बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। देन आपका ये चीज़ आपकी हो गई है। होपफुली आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं हम इसके बाद में, वेट, जो आपका हमारी कंट्री के अंदर जो करंट स्टेटस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये जो डाटा है 2020 का है। जब भी आप एग्जाम देने के लिए अपने जाते हैं तो एक बार जो ये डाटा है इसको आप रीवेरीफाई कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपका एग्जाम 2022 में हो, 23 में हो, 24 में हो, जब भी आप एग्जाम देने जाए तो एक बार जो डाटा है इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि जो डाटा मुझे मिल पाया है वो 2020 का डाटा है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक बोल सकते हैं एक बॉडी प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आप जो डाटा है उसका आप यूज कर सकते हैं। इंडिया जो है हमारा कंट्री है जो वर्ल्ड के अंदर 5th लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है, और जिसके साथ में हमारी कंट्री के अंदर जो महाराष्ट्र है वो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने में एक लीडिंग स्टेट का रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो कैपेसिटी है मोर देन 3,70,000 मेगावाट है आज के समय में। अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, ये एस्टिमेटेड है कि 2020 तक हमारी कंट्री के अंदर में जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है वो मोर देन $250 बिलियन का आपका होने वाला है। हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। हमारी कंट्री के अंदर में 6 मिलियन किलोमीटर से अधिक लेंथ का आपको रोड नेटवर्क आज के समय में दिखाई देगा। इंडिया के अंदर में जो आपका रेल नेटवर्क की बात करें, वर्ल्ड के अंदर में चौथा सबसे बड़ा आपका रेलवे नेटवर्क है, और एशिया के अंदर में सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, जिसके अंदर में हमारा 1,20,000 किलोमीटर का आपके रेलवे ट्रैक्स आते हैं, 21,000 ट्रेन आती हैं, आपका 23 मिलियन पैसेंजर को जो कैरी करती है, 3 मिलियन पर डे हम फ्रेट यानी कि आपका गुड्स होते हैं जो माल ढुलाई है वो 3 मिलियन टन पर डे हमारा है। इसके साथ में हमारे पास में करीब 67,500 से ज़्यादा रूट है। ये हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बारे में हमारी कंट्री के पास में 150 से अधिक आपका एयरपोर्ट्स हैं, जिसके साथ में कुछ बड़े एयरपोर्ट हैं, कुछ छोटे एयरपोर्ट हैं, और इसी के साथ में हमारी जो कंट्री के अंदर में जो आपका एविएशन मार्केट है वो वर्ल्ड में 3रे नंबर पे आपका स्टैंड करता है। हमारी कंट्री के अंदर में 12 मेजर पोर्ट हैं और 205 माइनर पोर्ट्स हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 90% तक वो एक्सटर्नल ट्रेड को हैंडल करते हैं, और अगर हम वैल्यू की बात करें तो 70% तक वैल्यू की टर्म में ये हमारी कंट्री का जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसको ये हैंडल करते हैं। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के रूप में बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर में जो इंटरनेट सब्सक्राइबर है वो अप्रोक्स 775 मिलियंस के आसपास अभी में है, जिनका अगर हम एवरेज डाटा कंजम्पशन की बात करते हैं तो मोर देन 12 GB पर डे का डाटा कंजम्पशन हम आज के समय में करते हैं। होपफुली आपको जो करंट स्टेटस है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का वो आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। मैं आपको दोबारा कहूँगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं देन इस डाटा को एक बार आप अपडेट कर लीजिएगा। सेम यहाँ पे आपके लिए सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। अब देख लेते हैं कि जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर जो मेजर चैलेंजेस हैं वो आपके क्या क्या हैं। हमारी कंट्री के अंदर में आपको जो पुअर प्लानिंग है वो हमको देखने को मिलती है। आपकी जो डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री है, वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग मिनिस्ट्री है, तो उनके बीच में हमको कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन आप बोल सकते हैं उसकी कमी देखने को मिलती है, जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट्स है वो आपका डिले होता हुआ आपको दिखाई देते हैं। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर में एक मिनिस्ट्री ए है, एक मिनिस्ट्री बी है, ये बोलती है कि मुझे यहाँ पे रोड बनानी है, पता लगा कि बी मिनिस्ट्री है वो आपको क्या करेगी, आपको इन्वायरमेंट के लिए क्लियरेंस नहीं देगी आपको, या जो वहाँ पे पेड़ खड़े हैं उनको काटने का आपको वो नहीं देगी। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, मतलब एक डिस्प्यूट है एक उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन की कमी आपको देखने को मिलती है। आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई भी मिनिस्ट्री है, कोई भी डिपार्टमेंट है, वो कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। ये कोशिश करते हैं कि अपनी जो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है ए बी डिपार्टमेंट डाल देगा, बी सी डिपार्टमेंट डाल देगा, सी दोबारा सी डिपार्टमेंट डाल देगा। तो एक जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो ये कुछ मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो आपके आज के समय में आपको डिलाई
डिले होता हुआ दिखाई देते हैं। इसके साथ में आपका जो लैंड एक्विजिशन है, यानी कि अगर हमको कोई रोड बनानी है तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन करना है, या आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए तो उसके अंदर भी रिलेटेड आपको डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। सेकंड है हमारी कंट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी भी टाइमली अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, तो उस वजह से आपकी जो रॉ मटेरियल तो हमारे पास में है लेकिन उसकी हमको टाइमली अवेलेबिलिटी की कई बार समस्या आ जाती हैं। अगर कोई किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसमें लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से डिले होता है। और इसका मेन कारण क्या होता है कि मान के चलिए कि स्टेट के अंदर ए पार्टी की सरकार है और बी आपका सेंटर के अंदर बी पार्टी की सरकार है, और अगर सेंटर कोई काम करना चाहती है तो क्या करेगी कि ए के अंदर जो डिफरेंट पार्टी की सरकार है वो बी पार्टी को मतलब बी पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनके लिए क्लियरेंस नहीं देंगे। सेम ये होता है कि अगर कोई ए पार्टी है जो स्टेट के अंदर काम कर रही है, वो स्टेट के अंदर कोई डेवलपमेंट करना चाहती है, तो कई बार उसको अगर बी पार्टी से क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसका भी आपको इशू देखना पड़ता है। कई बार क्या है कि आपका जो स्टेट रहता है, ए स्टेट और बी स्टेट, मान लीजिए कि ए स्टेट से बी स्टेट के बीच में कोई आपको प्रोजेक्ट लगाना है जो दोनों के अंदर में आता है, तो दोनों स्टेट है कि उसमें डिले आपको हो जाता है। मतलब एक जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसके बीच में आ जाता है। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज कई बार आते हैं हमारी कंट्री के में, जो आपका जो फाइनेंशियल है, जो आपका इन्वेस्टमेंट होती है उसको लेकर कई बार इश्यू हो जाते हैं आपका। और कई बार क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर में देखने को मिलता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कैसे आप जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक तरह से बोलते हैं कॉन्टैक्ट आप दे रहे हैं, उसमें भी आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपका जो करप्शन है वो आपका होता हुआ दिखाई देता पड़ेगा। और एक जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जिम्मेदारी लेने वाली चीज़ है, उसकी भी हमको कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जो लोग पावर में हैं वो अगर कोई प्रोजेक्ट डिले होता है उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार आपको नहीं है, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपको फ्रेगमेंट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ए बी पे डाल देगा, बी सी पे डाल देगा, सी डी पे डाल देगा, तो ऐसा होता है हमको अक्सर दिखाई देता है। और एक हमारे पास में जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी भी कमी आपको देखने को दिखाई देती है। यानी कि जो हमारी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर में मेजर चैलेंजेस कुछ आप ये बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। एंड अगर कुछ हम बात करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए हमारी कंट्री के द्वारा क्या क्या आपके सजेशंस हो सकते हैं, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है, जो आपका कॉन्टैक्ट आपका अलॉट किए जाते हैं उसके बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है उनको लेकर हम अच्छी तरीके से वर्क करें। हमारी कंट्री के अंदर में जो बोटलनेक हर्डल है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर अगर मान लीजिए कि कोई स्टेट है जिसके अंदर में जो आपका रॉ मटेरियल है जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है वो अच्छे लेवल पर ग्रो होता है, तो उससे अगर हमको किसी दूसरी कंट्री के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है उस रॉ मटेरियल की वो पहुँचाता है, उसके बीच में एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आपके ना हो, एक बोटलनेक वाला जो एक सिस्टम है वो वहाँ पे ना हो जाए। तो हमको बोटलनेक जो आपका ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है उनको रिमूव करने की रिक्वायरमेंट है। जो हमारी कंट्री के अंदर में जो आपके कॉन्टैक्ट आपको अलॉट किए जाते हैं तो उनको एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर में इन्फोर्स किया जाए, इसकी रिक्वायरमेंट है। हमको जो वेरियस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उनको लेकर जो है कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। हमको जो फोकस करना होगा आपका जो जो मैन पावर है उसको स्किल्ड करने पर, उसकी जो ट्रेनिंग है उसको हमको इम्प्रूव, ट्रेनिंग जो है उनको देने पर हमको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। और हमको एक फेवरेबल मार्केट बिल्डअप करनी होगी जिससे हम जो फॉरेन के साथ साथ में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हम अट्रैक्ट कर सके अपनी कंट्री के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर डिले हो रहा है तो उसके अंदर हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की रिक्वायरमेंट है कि इसकी वजह से डिले हुआ है, यानी जो लोग जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास में पावर है, वो किसी काम को अगर नहीं कर रहा है देन उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमको फिक्स करने की रिक्वायरमेंट है। और जो आपका स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके बीच में भी अगर हम कोऑपरेशन बढ़ाएंगे तो हमारी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो आपको बढ़ते हुए एक अच्छे लेवल पे पूरे होते हुए आपके दिखाई देंगे। एंड देन जस्ट वेट, इसी के साथ में हम देख लेते हैं जो गवर्नमेंट, वेट जस्ट वेट एक सेकंड,
इसके हम देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके इनिशिएटिव क्या है, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए हैं। अगर हम बात करें जो आपका कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे कंट्री में चल रहे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ये क्रिएट किया है, जिससे हमारे जो कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें डिले है और उनको प्रॉपर रूप में एक इन्वेस्टमेंट, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट उनको दी जा सकते हैं। उसके लिए एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट किया गया है। आपका जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, आप मतलब यानी कि आप बात करें कि सरकारी और निजी सह अस्तित्व की अगर हम बात करते हैं, तो उसको कंटिन्यू जो है आपका जो गवर्नमेंट है उसको इंक्रीज करने की तरफ कदम उठा रही है। हमारी कंट्री के अंदर जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है। इसमें क्या है कि आपका जो वेस्टर्न और ईस्टर्न लैंड बॉर्डर है उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है उसको डेवलप किया जाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट है, उसके अंदर में क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर जो कोस्टल और इनलैंड वाटर कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए हमारा जो सागरमाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% FDI रेलवे के अंदर में अलाउ कर दिया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो, चाहे डेवलपमेंट वर्क हो, चाहे आपका जो हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट है उनका मेंटेनेंस का वर्क हो, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन हो, या आपका सिग्नलिंग है, उसके अंदर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, जल जीवन मिशन होगा, ये आपका जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कदम है। जो आपका अर्बन डेवलपमेंट की हम बात करें तो उसके अंदर में 100 स्मार्ट सिटी मिशन है, आपका स्वच्छ भारत अभियान है, हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट है, ये सब प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। देन मेट्रो लाइन का जो एक्सपेंशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। बैंकिंग सर्विसेज एक अच्छे लेवल पे हो सके, जैसे प्रधानमंत्री आपका जन धन योजना थी, मतलब बैंकिंग फैसिलिटी है वो हर एक कंट्री के इंसान तक पहुंच सके, एक तो उसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कदम उठा रही है। हमारी कंट्री के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन है, जैसे 5G टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री के अंदर में अभी आने वाली है, तो उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रही है। PM गति शक्ति है, PM गति शक्ति का मेनली क्या है कि ये एक नेशनल मिशन है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। इसमें वो क्या होगा कि जो हमको देखने मिलता था जो आपका मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है, तो उसको अंदर में एक कोऑर्डिनेशन हो, वो एक कोऑपरेशन के साथ में वेरियस मिनिस्ट्री मिलकर काम कर सकते हैं। उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है, PM गति शक्ति। तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है हमारी कंट्री के अंदर में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, हमारा टेलीग्राम हैंडल है @successnetra। और इसके साथ में अगर इस लेक्चर की PDF आपको चाहिए तो उसका ड्राइव का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।